हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंज्यूरिंग 3। हालांकि यह मूवी 4 जून को ही रिलीज हुई है, मगर इसका इंतजार लोगों को काफी समय से था। तो चलिए बिना देरी के हम मूवी की ओर चलते हैं। मूवी की शुरुआत 18 जुलाई 1981 में होती है, जहां पर हम ग्लैडसेल फैमिली को देख पाते हैं, जिनके साथ में वॉरेन स्टे एंड कुछ प्रेयर चल रही थी, क्योंकि ग्लैडसेल का छोटा बेटा डेविड, जो कि 8 साल का होता है, वह डिमोनिक पोजीशन के साइंस का शो कर रहा था। वॉरेन वहां पर उसके एग्जॉर्सिज्म को डॉक्यूमेंट करने गए थे, क्योंकि वहां पर फादर गॉड एग्जॉर्सिज्म करने आने वाले थे। वॉरेन के साथ में असिस्टेंट ड्रू भी होता है, जिसको हमने पहली फिल्म में पेरेंट फैमिली की लड़की क्रिस्टीन के साथ आशिकी लड़ाते हुए देखा था। खैर, हम देखते हैं कि घर की हालत खस्ता थी, हर जगह स्क्रैचेस के निशान थे एंड डेविड काफी ज्यादा पसीनों में भीगा हुआ था, क्योंकि उसके अंदर के डीमन को यह प्रेयर पसंद नहीं आ रही थी। अब डेविड को आर्नी अपने रूम में ले जाता है, जो कि डेविड की बहन डेबी का बॉयफ्रेंड था। आर्नी डेविड को हिम्मत देता है और नीचे आ जाता है। तभी घर के पास में फादर गार्डन भी पहुंच जाते हैं और घर को देखते ही वे समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आधी रात को अचानक से डेविड को डीमन की प्रेजेंस महसूस होने लगती है और वह बाथरूम में जाते ही उसके ऊपर खून का शावर चलता है। वह देखता है कि वहाँ पर कोई डीमन है। वह अचानक से पजेस हो जाता है और जब सभी लोग उसको देखने आते हैं तो वह अपने ही डैड पर हमला करके उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन समहाउ एड उसको नीचे लेकर एग्जॉर्सिज्म के लिए ले आता है। बट वी कैन क्लियरली सी कि डीमन उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। पूरे घर में डिमोनिक स्क्रैच के निशान आ रहे थे, यानी कि कोई शक्ति उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। अब फादर गार्डन को एड के कहने पर चर्च के बजाय डेविड का एग्जॉर्सिज्म घर पर ही शुरू करना पड़ता है, जहाँ पर हम डेविड को पजेस होते हुए देखते हैं। वह अपनी शक्तियों से पूरे घर का सामान उनके ऊपर फेंकने लगता है। इस दौरान फादर गार्डन घायल हो जाते हैं। ड्रू का कैमरा भी गिर जाता है और डेविड अपनी बैग को मोड़कर अपना सर घुमा देता है, जिससे डेबी समेत सभी लोग डर जाते हैं। यहाँ पर लॉरेन को डेविड के हाथ को पकड़ते टाइम किसी लेडी की झलक दिखाई देती है, जो कि ब्लैक मैजिक कर रही थी। लॉरेन इस चीज से उभर ही नहीं पाती कि तब तक डीमन सीधा एड पर हमला कर देता है और एड के हार्ट को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन तभी आर्नी वहां पर आ जाता है और डीमन को यह बोलता है कि मुझ पर कब्जा कर लो, लेकिन डेविड को छोड़ दो। एंड ठीक ऐसा ही होता है। इस चीज को बेहोश होता हुआ एड देख लेता है, लेकिन एड को यहाँ पर हार्ट अटैक आ गया था, जिसके चलते वह किसी को भी नहीं बता पाया कि हुआ क्या है। यहाँ पर डेविड ठीक हो जाता है। लॉरेन उस विजन से उभरकर सीधा 911 पर कॉल करने का बोलती है। हॉस्पिटल में यह बताया जाता है कि एड को सीवियर हार्ट अटैक आया था, जिससे उसको कुछ दिन के लिए रेस्ट करना होगा। यहाँ पर लॉरेन दिन रात जाकर एड की सेवा करती है और फादर गार्डन को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताती है कि हाउ दे मेट एंड फॉल इन लव। अब फिल्म शिफ्ट होती है आर्नी और डेबी के पास में, जहाँ पर वह अपने लैंडलॉर्ड ब्रूनो के यहाँ पर रहते थे, जो कि उनसे किराया नहीं लिया करता था। एज डेबी डॉग की देखभाल अच्छे से करती थी, वह इतना देखभाल करना नहीं जानता था। बेसिकली ब्रूनो के साथ उसके अच्छे संबंध थे एंड आर्नी भी ग्लैडसेल के साथ ही था। हम क्लियरली देख पाते हैं कि आर्नी पजेस्ड हो चुका था। वह डेबी से शहर के अंदर शिफ्ट होने की बात करता है, बट वो इस बारे में सोचेगी, ऐसा कहकर वो उसको नीचे आने के लिए बोलती है। जहाँ पर हम ब्रूनो को पहली बार देखते हैं कि जो कि काफी मजाकिया इंसान था। अब आर्नी को एहसास होता है कि समवन इज फॉलोइंग हिम एंड लेडी जो लॉरेन को अपने विजन में दिखाई दी थी, वह उसको देखने लगती है और डराने लगती है, उस पर ब्लैक मैजिक करती है। इनफैक्ट जब ट्री को काटने का काम कर रहा था, तब भी उसको विंडो से वह दिखती है एंड सडनली गायब हो जाती है, जिससे आर्नी और वर्कर के साथ हादसा होते होते बच जाता है। आर्नी अब बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है और काफी घबराया हुआ होता है। तभी ब्रूनो उसको घर के अंदर बियर पीने के लिए इनवाइट करता है और उसी सेम टाइम पर हॉस्पिटल में एड को होश आ जाता है, जो कि लॉरेन को वार्न करता है कि डीमन गया नहीं है, बल्कि उसने आर्नी को पजेस किया है और आज बहुत बड़ा हादसा होगा। ग्लैडसेल को अभी कॉल करो। लॉरेन उसके घर में कॉल लगाती है, लेकिन होता यह है कि घर के अंदर बहुत ही ज्यादा तेज म्यूजिक बज रहा था। इसके चलते कोई भी कॉल अटेंड नहीं करता। लॉरेन अब डर कर पुलिस स्टेशन में ऑफिसर थॉमस को कॉल करके यह इन्फॉर्मेशन देती है कि वह ग्लैडसेल के घर जाए। बट इतने में होता यह है कि ब्रूनो नशे की हालत में डेबी के साथ नाचने लगता है, लेकिन आर्नी को पोजीशन में यह नजर आता है कि डेबी ब्रूनो के साथ एंजॉय कर रही है। सडनली पूरा माहौल चेंज हो जाता है और ब्रूनो के रूप में आर्नी को एक डीमन दिखाई देता है, जो कि उसकी तरफ उसको मारने आ रहा था। आर्नी अपने पास में पड़े हुए नाइफ से ब्रूनो को 22 टाइम हिट करता है और घर से भाग जाता है, जहां पर उसको एक पुलिस ऑफिसर रोकता है एंड वी कैन क्लियरली सी कि आर्नी में डीमन प्रेजेंट था। वह ऑफिसर की आवाज सुनते ही होश में आ जाता है और बोलता है कि मैंने कुछ गलत किया है
किसी को हर्ट भी किया है। न्यूज में यह बात चल रही होती है कि सब डर जाते हैं। इस टाउन की 193 इयर्स की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था। अब जाहिर सी बात है, इसके बाद में आर्नी को अरेस्ट कर लिया जाता है, जहां पर वॉरेन उससे मिलने आते हैं और उसके सामने हॉली क्रॉस, हॉली वाटर और बाइबल जैसे कुछ शब्दों को पढ़ने के लिए बोलते हैं, जिसको आर्नी आसानी से पढ़ लेता है। इसका मतलब यह था कि उस टाइम उसके अंदर कोई डीमन नहीं था। तभी डेबी यह बताती है कि डीमन ने ही ऐसा किया है, ऐसा आर्नी कर ही नहीं सकता। उसकी आंखें वाइट थी। वॉरेन्स डेबी को विश्वास दिलाते हैं कि वह जो कर सकते हैं इस केस में वह करेंगे। वॉरेन एक लॉयर से मिलते हैं जो कि डिमोनिक पोजीशन की बात सुनकर गुस्सा करती है और कहती है कि इस बात की दुआ करो कि आर्नी को मौत की सजा ना हो। बट वॉरेन यह बोलते हैं कि यह डीमन नहीं किया है और वो उसको विश्वास दिलाने के लिए अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं एंड वह उसे ऑफ स्क्रीन एनाबेल डॉल से मिलवाते हैं, जिससे नेक्स्ट डे ही वह लॉयर कोर्ट में डरे हुए यह बोलती है कि यह डिमोनिक पोजीशन है, मीनिंग कि वॉरेन ने उसका अपना एकल्ट म्यूजियम दिखाया होगा। यह बात सुनकर कोर्ट कुछ दिन का समय दे देती है, लेकिन लॉयर डर जाती है कि आर्नी को पक्का लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट होगी या फिर डेथ सेंटेंस। वॉरेन्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह सब हुआ क्या है। जब वह इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहली बार आए थे, वह उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगते हैं। अब हम 5 महीने पहले की एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जब ग्लेडजल फैमिली और आर्नी इस घर में पहली बार आए थे, यानी कि ब्रूनो के यहाँ पर। आर्नी और डेबी रोमांस करने लग जाते हैं और प्यारा सा डेविड एक पूल बेड पर एंजॉय करने लगता है, जहां पर उसको एक डिमोनिक पावर पकड़ लेती है और तभी से यह सब शुरू हुआ था। हालांकि उस पर शुरुआत में उसके पेरेंट्स डेबी और आर्नी ने विश्वास नहीं किया था। फिर मूवी अब प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर वॉरेन घर में उसी रूम में वापस आ जाते हैं। उनको उस बेड के नीचे कुछ ब्लैक निशान दिखाई देते हैं, जो कि बेड या फिर वाटर डैमेज का नहीं था। डेबी उनको अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाने का एक छोटा सा रास्ता दिखाती है, जहाँ पर लॉरेन अकेले जाती है। एड अभी तक रिकवर नहीं हुआ था। अब अंदर जाकर लॉरेन को एक चीज मिलती है जिसे विचेस टोटम कहते हैं, जो कि ब्लैक मैजिक या फिर श्राप देने का जरिया होता है। इसे देखकर सबको शौक लगता है कि कोई भी क्यों उनकी फैमिली को श्राप देगा। अब यहाँ पर हुआ यह था कि एक कर्स डेविड की बजाय आर्नी पर लग गया था। फादर गोल्डन यह बताते हैं कि इन सभी चीजों के बारे में सिर्फ एक ही इंसान को पता हो सकता है, जो कि हैं फादर कैस्टनर, जिन्होंने 10 से 12 साल पहले रैमकल्ट को एक्सपोज करने में उनकी मदद करी थी। वॉरेन अब सीधे फादर के पास में पहुंच जाते हैं, जो कि अकेले ही जीवन बिता रहे थे। वो उनको नीचे बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पर उसने रैमकल से जुड़ा हुआ काफी कुछ इकट्ठा किया हुआ था। वह उनको कुछ किस्से भी बताता है कि कैसे एक लेडी ने रेल ट्रैक पर सर रखकर खुद को मार लिया था। उसका बच्चा निर्धारित समय से 6 हफ्ते पहले पैदा हुआ, जिसका हार्ट शरीर से बाहर था। बेसिकली उनका कहना था कि पावर के लिए यह लोग सैटन को पूछते हैं एंड यह एक्चुअल में वर्क करता है। वह कहता है कि इस केस में उनका सब कुछ खत्म हो सकता है, तो बी केयरफुल, लेकिन वह उन्हें साथ में सारे डॉक्यूमेंट ले जाने के लिए भी कह देता है। फिर हम देखते हैं कि वह लेडी आर्नी पर फिर से ब्लैक मैजिक कर रही थी और एक डीमन उसको डराता है, जिससे वार्ड के अंदर लोग उसको संभालने लगते हैं। अब वॉरेन्स के कहने पर ये दोनों इस केस को स्टडी करने लगते हैं और तभी कॉन्जरिंग 1 से जुड़ा हुआ ईस्टर एग मिलता है कि पेरेंट फैमिली ने वॉरेन फैमिली को कुछ फ्लावर भेजे हैं। अचानक से वॉरेन के पास ड्रू का फोन आता है कि उसको मैसेच्यूसेट्स में एक लीड मिली है, जो कि यह दावा करता है कि उसने ऐसा सेम टोटम देखा है, और बस वॉरेन वहां पहुंच जाते हैं उस डिटेक्टिव के पास में। डिटेक्टिव का यह कहना था कि कैटी एंड जेसिका नाम की 2 लड़कियां पिछले 4 महीने से गायब थी। हालांकि उन्हें कैटी की डेड बॉडी जंगल में मिल गई थी, लेकिन जेसिका आज तक गायब है। एंड यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात यह थी कि कैटी को भी 22 बार नाइफ से स्टैम्प करके मारा गया था, जस्ट लाइक ब्रूनो, और यह टोटम भी पुलिस को बरामद हुआ था। अब वॉरेन्स यहाँ पर एक डील करते हैं कि अगर उन्होंने जेसिका को ढूंढने में उनकी मदद करी तो वह इस केस की सारी फाइल उनको दे देगा, ताकि ये लोग केस को सॉल्व कर पाएं। डिटेक्टिव का यह कहना था कि जो काम पुलिस नहीं कर पाई तुम लोग क्या करोगे, जिस पर लॉरेन कहती है कि मैं वह सब देख सकती हूँ जो कि नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। बट इस डील को करने से पहले डिटेक्टिव लॉरेन का टेस्ट लेता है। वह 3 नाइफ लेकर आता है और आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है कि कैटी का मर्डर किस नाइफ से हुआ है। लॉरेन एक ही झटके में आंसर दे देती है एंड तब डिटेक्टिव उसे मर्डर साइट पर ले आता है, जहां पर लॉरेन फिर से डिटेक्टिव को यह बताती है कि मर्डर साइट पीछे रह गई है, जिससे वह काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड और शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस सेल में डेबी और
डेविड आर्नी से मिलने जाते हैं, जहाँ पर डेविड समझ जाता है कि आर्नी के आसपास डीमन है, क्योंकि डेविड उसकी आवाज और हलचल को महसूस कर चुका था। यहाँ पर आर्नी को यह डीमन कुछ करने के लिए बोलता है, जो कि हमको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। मर्डर साइट पर पहुंचते ही लॉरेन जांच पड़ताल शुरू कर देती है और उसको यह नजर आता है कि वहाँ पर कैटी और जेसिका रात में घूम रही थी। जेसिका कैटी को एक बैंड पहनाती है और फिर सडनली उसको 22 टाइम स्टैम्प करके मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर लॉरेन जेसिका जैसा फील कर रही थी, तो वह भी भागने लगती है, जिसका पीछा एड करता है और हम यह साफ तौर पर देख सकते हैं कि एड स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि वह ठीक नहीं हुआ था। अब लॉरेन पहाड़ी के पास आकर रुक जाती है, जहाँ पर कोई ड्यूमोनिक हाथ आकर उसको पहाड़ी के नीचे खींचने लगता है, बट एड उसको बचाकर ऊपर खींच लेता है। और लॉरेन का कहना था कि जेसिका नीचे पानी में है। सर्च करने के बाद उनको बॉडी मिल जाती है और डिटेक्टिव फाइल्स देने को रेडी हो जाता है। तभी मॉर्टलस के अंदर वॉरेन के पास डेबी का फोन आता है, जो कि बताती है कि डीमन गया नहीं है, बल्कि वह आर्नी को सुसाइड करने पर मजबूर कर रहा है। और यह बात वही है जो आर्नी ने पुलिस सेल में बताई थी। वॉरेन उसे पुलिस सेल में फादर न्यूमैन से बात करने को और 24 आवर्स सुसाइड वॉच पर रखने के लिए बोलते हैं। तभी आवाज में एक डेमोनिक डिस्टरबेंस होता है और कॉल कट हो जाता है। प्रिजन सेल में हम देखते हैं कि आर्नी क्लियरली पजेस हो रहा था। फादर न्यूमैन आकर उसको एक हॉली वाटर की बोतल पकड़ा कर जाते हैं कि गॉड हम सभी को जीतने का और जीने का मौका जरूर देता है। तभी लॉरेन डिस्कशन के दौरान एक बात बोलती है कि यह एक कर्स है और कर्स तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि यह डीमन खुद की मर्जी से यहाँ पर नहीं आया है। अब पहली बार लॉरेन एड को बताती है कि उसने एक लेडी को देखा था जब उसने डेविड को पहली बार डिमोनिक पोजीशन के दौरान टच किया था, और अगर वह जेसिका की बॉडी है तो एक कनेक्शन अभी भी जुड़ा हुआ हो सकता है। मीनवाइल प्रिजन सेल में आर्नी डर के बैठा हुआ था और अब वह होली वाटर का एक सर्कल बनाकर ग्राउंड पर आ जाता है। तभी वॉरेंस यहाँ पर फ्यूनरल होम में फोर्सफुली एंटर करता है और लॉरेन जेसिका का हाथ पकड़कर पहुंच जाती है उस लेडी के पास, जहाँ पर वह आर्नी को पजेस करवा के फिर से सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रही थी। और यहाँ एक और चीज कंफर्म हो जाती है कि यह डेड बॉडी जेसिका की ही थी। तभी लॉरेन उसको चिल्लाकर रोकती है और उस लेडी का कंसंट्रेशन टूट जाता है, जिससे आर्नी की जान बच जाती है। और यह लेडी लॉरेन को देखकर शॉक हो जाती है कि वह ऐसा कैसे कर रही है। लॉरेन गॉड का नाम लेती है, लेकिन तभी वह लेडी हंसकर यह बोलती है कि योर गॉड हैज डैम्ड यू, क्योंकि यह कनेक्शन दोनों साइड से जुड़ गया था। जैसे लॉरेन जेसिका के जरिए उस लेडी के वहां पहुंची थी, वैसे ही यह लेडी फ्यूनरल होम में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती थी। यह लेडी वहां पर पड़ी हुई एक डेड बॉडी को डीमन के थ्रू पजेस करवा के लॉरेन पर हमला करने लगती है। तभी एड लॉरेन के हाथ जेसिका के हाथ से हटाकर कनेक्शन को ब्रेक कर देता है और वह डेड बॉडी अचानक से वहीं पर गिर पड़ती है, जिसकी आंखें वाइट से ब्लैक हो जाती है, मीनिंग कि वहां पर भी डीमन था। वॉरेन अब वापस आ जाते हैं, जहां पर ड्रू ने काफी ज्यादा रिसर्च की थी। स्ट्रेगेरिया नाम की एक किताब में उसको इस कर्स से रिलेटेड चीज मिलती है, जो कि लैटिन व एरेमिक में थी। कुछ चीजें इसके अंदर क्लियर नहीं थी और कुछ थी। लाइक यहाँ पर कहा गया था कि ह्यूमन सैक्रिफाइस होगा, एक मर्डर के जरिए और एक सुसाइड के जरिए। इस कर्स को रोकने के लिए ऑल्टर को खत्म करना होगा, यानी कि जिस जगह से इस कर्स को कास्ट करा गया है। आसान भाषा में समझाऊं तो एक टेबल जहां से ये कर्स किया गया है। डेबी का यहाँ पर कहना था कि उस लेडी ने लॉरेन की ताकत को देख लिया है, तो शायद से अब वो रुक जाएगी, बट लॉरेन ये बताती है कि उस लेडी की खुद की सोल इस रिचुअल पर डिपेंड करती है और वह नहीं रुकेगी। लॉरेन का यह कहना था कि उस लेडी के ऑल्टर का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि उसको कुछ चीजें याद हैं, जैसे बैकग्राउंड में ट्रेन की आवाज, लेकिन मफल्ड, कुछ सीढ़ियां अंडरग्राउंड, बट इससे एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलती। तब सडनली एड को चक्कर आ जाते हैं और जब वह उठता है तो वह देखता है कि घर में कोई भी नहीं है, बट अब बस उनको रुकना होगा। अब अचानक से वहां पर वह फ्यूनरल वाली डेड बॉडी एड पर अटैक करने लगती है, लेकिन एड उस पर हॉली क्रॉस दिखाकर चैंटिंग करने लगता है। लेकिन जब वह होश में आता है तो वह देखता है कि वह नाइफ लेकर लॉरेन को ही मारने जा रहा था, जिससे वह शॉक में आ जाता है। वह गुस्से में कहता है कि वह लेडी उसके घर के अंदर थी। वह हड़बड़ी में कुछ ढूंढने लगता है और उसको घर के अंदर कुछ फ्लावर्स दिखाई देते हैं, जो कि रातों रात ब्लैक पड़ गए थे। उस वास को तोड़ने पर हम देखते हैं कि उसके अंदर भी सेम टोटम है, जो कि लेडी यूज करती है। अब यहाँ से फिल्म 3 जगह डिवाइड हो जाती है। एड एंड ड्रू इन सबको कनेक्ट करने में लग जाते हैं, यानी कि डिगिंग अप द फाइल। लॉरेन इस किताब को लेकर फादर कैस्टनर के पास जाती है, डेबी प्रिजन में आर्नी के पास, क्योंकि आज रात का ही दिन आखिरी दिन था इस रिचुअल के लिए। स्टैनिस्ट और विचेस की पावर रात में ही सबसे ज्यादा होती है। आर्नी को बेड से बांध दिया गया था।
डेबी और फादर न्यूमन बिल्कुल रेडी थे कि वो एटलीस्ट उसको सुसाइड करने से तो रोक ही पाएंगे। लॉरेन अब सीधे फादर के पास में पहुंच जाती है, जो कि लॉरेन को घर में वेलकम करते हैं, बट वे घर को लॉक कर देते हैं, जहां पर ड्रू और एड इस लेडी का ठिकाना ढूंढ लेते हैं, जो कि कहीं और नहीं बल्कि फादर के पास में ही था। खैर, फादर यहाँ पर यह बताते हैं कि इस किताब के हिसाब से इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए 3 सेक्रीफाइस का होना जरूरी है, यानी कि 3 विक्टिम्स, चाइल्ड, लव एंड मैन ऑफ गॉड। यानी एक तो हो गया कैटी जेसिका, दूसरा हुआ डेविड और आर्नी, और आखिरी है एड। इसलिए उनके पास ये टोटम था, यानी इट वॉज ऑल प्लान। वह लेडी जानती थी कि वॉरेन कौन है और फादर अब उसको नीचे बेसमेंट में आने के लिए कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में इस लेडी का नाम इसला था और यह कोई और नहीं बल्कि फादर कैस्टनर की ही बेटी थी, जिससे इस रैम कल्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था और वह अंडरग्राउंड में बचपन से ही घुमा करती थी और यहीं पर उसका ऑल्टर है। एड भी यह सब समझकर लॉरेन को बचाने के लिए यहाँ से निकल पड़ता है और ड्रू को वहाँ पर पुलिस को भेजने के लिए कहता है, लेकिन वो अपनी मेडिसिन साथ ले जाना भूल जाता है। लॉरेन सीधा अंडरग्राउंड टनल्स में चली जाती है और फादर को इसला मार डालती है, जिसको लॉरेन महसूस कर पाती है। अब लॉरेन ऑल्टर को तोड़ने की कोशिश करती है, बट इट वॉज टू हैवी। तभी वहाँ इसला आ जाती है और वह लॉरेन को अपनी शक्तियों से खुद का ही डबल रूप दिखाती है। मतलब ये कनेक्शन डबल साइड का काम करता है। एड भी अंडरग्राउंड में एक हथौड़ा लेकर एंटर करता है और यहाँ पर इजला और लॉरेन के बीच लड़ाई होती है। लॉरेन एक पत्थर की मदद से इजला को मार के भागती है, जिस दौरान इजला ऑल्टर के पास जाकर रिचुअल को पूरा करती है, जिसके चलते वह सबसे पहले तो एड की आंखों में कुछ फूंकती है, जिससे वह पजेस हो जाता है। एंड दूसरी तरफ आर्नी भी हवा में लेविटेट होकर खुद को मारने की कोशिश करता है। एड यहाँ पर टनल्स में पोजीशन की हालत में लॉरेन को मारने आ रहा था, बट लॉरेन एड को अपना प्यार याद दिलाती है, जिससे वह ठीक हो जाता है। प्यार की ताकत। खैर, अब वो होश में आकर उस हथौड़े से ऑल्टर को तोड़ देता है, जिसके कारण से आर्नी और एड दोनों बच जाते हैं। अब इजला नाइफ लेकर इसको मारने आती है, लेकिन तभी इजला के रूप में डीमन आता है, जो कि इजला का ही सोल ले जाता है बाय किलिंग हर। एज डीमन को यहाँ पर सोल चाहिए थी, अब वो चाहे किसी की भी हो। इजला ने पावर के लिए सेक्रीफाइसेस किए थे, लेकिन अब जब रिचुअल पूरा नहीं हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में उसकी ही सोल ये डीमन ले गया। हालांकि यहाँ पर हमको यह नहीं पता कि डीमन कौन था। वॉरेन अब अंडरग्राउंड से बाहर आते हैं, जहां पर एड की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसको फिर से सांस नहीं आ रही थी ड्यू टू द रिसेंट हार्ट अटैक, और वह मेडिसिन भी नहीं लाया था। लेकिन तभी लॉरेन अपनी लॉकेट से एक सिंगल टैबलेट उसे निकाल के देती है। दैट शोज कि वह उसकी कितनी केयर करती है। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है और सब बच जाते हैं। एड अब इस केस से जुड़ा हुआ आर्ट इफेक्ट अपनी एकल्ट म्यूजियम में रख देता है और आर्नी की सजा बस 5 ही साल के लिए रहती है, क्योंकि उसका बिहेवियर एक्सट्रीमली गुड था, जिसके बाद में वो और डेबी शादी कर लेते हैं एंड वो आज तक भी खुश हैं। मूवी की एंड में एड लॉरेन को एक अच्छा सा सरप्राइज देता है बाय बिल्डिंग अ क्यूट शेल्टर, और यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।